I'm Sudhanshu sir, back with another session for accountancy of class 12th. Today we are going to start with the topic of goodwill valuation. लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलेस देखे थे, आज उनकी डिटेल्ड वर्क एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे. राइट आपके पास गुडविल का हमने इंट्रोडक्शन दिया था प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा, हमने आपको दो मेथड बताए थे. फर्स्ट वन वाज ईयर परचेज मेथड, जिसके अंदर हम गुडविल निकालते हैं दो तरीकों से. इट मींस बाय टेकिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स. वन वाज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, जिनको आज हम निकालना देखेंगे. सेकंड था आपके पास सुपर प्रॉफिट, अगेन जिसको हम निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपके गुडविल वैल्यूएशन में यूज होने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद द सेशन. तो गुडविल वैल्यूएशन में हमने अपना पहला मेथड, जैसे मैंने बताया था, ईयर परचेज मेथड. ईयर परचेज मेथड में हम गुडविल अपनी दो फॉर्म्स में निकालते हैं, जिसमें से हम पहली फॉर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स आपको निकालने होते हैं, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, जो कि नो डाउट आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं. इसका मतलब अगर मुझे इस मेथड से गुडविल निकालनी है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, गुडविल इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ठीक है, नाउ माय टास्क इज टू फाइंड आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टास्क. इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है, नंबर 1, ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स. सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें फाइंड आउट करने हैं ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स. तो ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि आपके पास हो सकता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट गिवन हो, से 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, आपको उसको लेके अपनी पूरी कैलकुलेशन करनी होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल ड्राफ्ट करेंगे. उस टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट लेके चलनी है, जिससे गिवन ईयर के प्रॉफिट से हम अपने ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल सकें. सो लेट्स प्रिपेयर अ टेबल. यहां पे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, और ऊपर हमारे होंगे प्रॉफिट्स. ठीक है, से ईयर 1 का प्रॉफिट, से ईयर 2 का प्रॉफिट, से ईयर 3 का प्रॉफिट, ईयर 4 का प्रॉफिट, एंड से टोटल. अब यहां पे हमने क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा. हमने सपोज 4 ईयर के प्रॉफिट्स का एक बेस बनाया है. माइट बी पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन के अंदर 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हो. उन 4 साल के प्रॉफिट में हमें यह फिगर आउट करना है कि किस साल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट अब हमें यहां पे कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस करनी है. कौन सी? नंबर 1 लेके चले तो हमें प्लस करना होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या जिसको आप एबनॉर्मल लॉस भी कह सकते हो. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एबनॉर्मल लॉस. अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ठीक है, लॉस बाय फायर. तो अगर इस तरह कोई नुकसान हुआ तो वो आपका एड बैक किया जाएगा. रीजन, इतने बड़े नुकसान से हमारा प्रॉफिट कभी भी अफेक्ट नहीं होता है. स्टूडेंट ये ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमारी बिजनेस के ऑपरेशंस और बिजनेस की परफॉर्मेंस से अफेक्ट होता है. अगर आपके सेल्स अच्छी है, आपके रेवेन्यूज अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी है, आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग है, तो नो डाउट आपके सेल्स और आपके प्रॉफिट्स दोनों बहुत अच्छे होंगे. उसमें आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकल के आता है जिससे आपका प्रॉफिट बहुत नीचे हो जाता है, तो वो आपके प्रॉफिट को कभी भी गुडविल के टर्म्स में अफेक्ट नहीं करेगा, भले ही प्रॉफिट कम क्यों ना हो जाए. तो एक्चुअल गुडविल निकालने के लिए हमने क्या करा, इन
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को या एबनॉर्मल लॉस को वापस एड बैक कर दिया। तो सपोज करो जिस भी साल से रिलेटेड ये खर्चा होगा, सपोज हमने ईयर 2 में लिया, उसमें हम इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। बी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगी? माइनस। माइनस मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपको मिली तो वो आपको माइनस करनी होगी, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? एबनॉर्मल गेन। जिस भी साल से रिलेटेड होगी उस साल में आपको माइनस करना होगा। अब एबनॉर्मल गेन क्या हुआ? जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एनी स्पेकुलेटिव इनकम जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम से परे थी पर हमें एक मुश्त एक साथ मिल गई। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जब भी आपके पास इतना अमाउंट का एबनॉर्मल गेन या स्पेकुलेटिव इनकम या विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी और गैम्बल, राइट, अगर आपको कभी भी आपने इस तरह से कोई इनकम कमाई और बिजनेस में डाली तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट पे इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। व्हाट वी नीड टू डू, हमें वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होगी, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा? इसको माइनस कर दिया। तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस हो गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो गई, इसका ध्यान रखना। एबनॉर्मल लॉस प्लस हो गए, एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इन नाम से भी मिल सकता है, इसका ध्यान रखेंगे हम। एग्जांपल्स मैंने आपको कोट कर ही दिए हैं। इसके साथ अगर हम चलते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा, लेट्स से एसेट, व्हाई डोंट वी नेम, एसेट परचेज्ड ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई एसेट खरीदा, उसको आपने खर्चा बता दिया, तो जाहिर सी बात है एसेट को खर्चा बताओगे तो प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो आपके पास अफेक्ट नहीं होने चाहिए थे क्योंकि वो आपका एसेट था, खर्चा नहीं था। तो जिस भी साल से रिलेटेड आपका ये एडजस्टमेंट होगी उसमें आप क्या कर दोगे? प्लस। ध्यान रखिएगा, एसेट परचेज ट्रीटेड एज एक्सपेंस विल बी एडेड। ओके, नाउ इसका उल्टा कर दे दो कि किसी खर्चे को हमने एसेट मान लिया, तो आप क्या करोगे? उस चीज में आपको वापस खर्चे को माइनस करना होगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको स्टूडेंट्स। एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट, जिस भी साल के खर्चे में आपने इसको नहीं दिखाया था, अब आपको दिखाने के लिए माइनस करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, खर्चा था, प्रॉफिट में से कायदे से माइनस होना चाहिए था, पर जैसे ही आपने उसको एसेट माना वो तो बैलेंस शीट में चला गया होगा, और अगर बैलेंस शीट में चला गया होगा तो प्रॉफिट आपका सुपरफिशियली बढ़ गया होगा क्योंकि खर्चा माइनस नहीं हुआ था, तो यहां माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमें ध्यान रखनी है, बड़े ही लॉजिक के साथ काम करना है। क्लियर है बात? नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा स्टूडेंट, यहां डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसकी। अब मैं आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप क्या करोगे? सपोज करो ईयर 1 के अंदर हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक का हमने ओवर वैल्यूएशन, मतलब हमने वैल्यू ज्यादा कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से दिखाना चाहिए था, आपने दिखा दिया 25,000 से। कितने से बढ़ा? 5,000 से। अगर 5,000 से बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से बढ़ गया होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बात समझ आ रही मेरी? दोबारा कहता हूं आपको, अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से, अगर 20 का क्लोजिंग स्टॉक था आपने 25 का कर दिया, तो उस 5,000 से सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स के साथ क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और जैसे हम क्रेडिट के एलिमेंट्स लेके जाते हैं डेबिट साइड माइनस करते समय, तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाएगा। तो अगर ओवर वैल्यू हुआ तो मैं अपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को गिवन ईयर से माइनस करूंगा। ठीक है, बट मेरी एडजस्टमेंट यहां नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि मेरे ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना, क्योंकि अगर 31 मार्च को मेरी क्लोजिंग फिगर है
तो उसके अगले दिन अप्रैल 1 ओपनिंग फिगर होगी। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में यही एडजस्टमेंट मुझे वापस लाके प्लस करनी होगी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के नाम से, क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ईयर 1 में माइनस, ईयर 2 में प्लस, क्योंकि इसने डेबिट साइड मेरी 5000 से अगर ओवर वैल्यू कर दी तो नो डाउट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 2 में 5000 से कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ओवर वैल्यूएशन आपके आता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो आपको फर्स्ट ईयर में माइनस करना है जिस साल का गिवन था, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इसी का ही नेक्स्ट ईयर आप कर दोगे प्लस, ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट क्या होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, यानी अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अगेन मैं बोलूंगा 20,000 से दिखाना था, आपने दिखाया 15,000 से, तो कम दिखाया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू रह गया, मेरा नेट प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू रह गया। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर सेकंड ईयर का है तो सेकंड ईयर में मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, और उसके नेक्स्ट ईयर ही यही सेम एडजस्टमेंट में अंडर वैल्यूएशन के नाम से, किसका अंडर वैल्यूएशन बोलूंगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर, यानी ईयर 3 में माइनस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक अगर क्लियर हो गया ना तो आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बात मैंने आपसे करी, यहां तक मेरी बात समझ आई। अब हम कहते हैं अगर आपके पास कोई भी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सिंस हमारा बिजनेस है ऑपरेशंस का, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो सारी नॉन ट्रेड इनकम कहलाती है, क्योंकि हमारा काम फाइनेंसिंग कंपनी का नहीं है, हमारा काम ट्रेडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, हमारा काम तो गुड्स बाइंग और सेलिंग का है। तो अगर आपके पास कोई भी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आती है, जिस भी साल में आएगी, सपोज ईयर 1 में आई, उस साल में माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपसे ये सारी बातें करी हैं, ये सारी चीजें ली हैं। इसका मतलब कि जब आप इन सारी एडजस्टमेंट्स को लेते हो, तब आप इनको प्लस माइनस करने के बाद क्या करोगे, सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस को ऐड कर दोगे। तो जो आपके पास निकल कर आएगा टोटल, वो होंगे आपके ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। बाय दिस वी कैन कैलकुलेट ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स। यहां मैंने आपके सामने अपनी पूरी बात रखी है, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा हो गया पूरा, वी हैव फाउंड आउट ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट। नाउ अब बात करते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में चलेंगे हम। सेकेंड स्टेप में आते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आता है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, या तो आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए बोला जाए या वेटेड एवरेज के लिए बोला जाए। इसमें थोड़ा सा स्टैट्स का एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एवरेज प्रॉफिट आप निकालते हो, यानी इफ वी फाइंड एवरेज प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी सम ऑफ ऑल ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसको आपने अपने स्टेप 1 में निकाला था, वो सारे ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट को प्लस कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमने कितना लिया था, 4 साल के प्रॉफिट लिए थे ना, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपके पास ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए थे, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से निकलेगा स्टेप 2। पर यदि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाए, मतलब इसके आगे अगर मैं वेटेड लगा दूं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समेशन ऑफ प्रॉफिट ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेस्पेक्टिव वेट्स। जो आपके पास ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे, P फॉर ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स,
उनको आपको उनके रेस्पेक्टिव वेट्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, और वेट्स जनरली 1 2 3 4 के रेफरेंस से गिवन होते हैं। तो मान लो अगर मैंने 4 साल दिए तो हो सकता है वेट्स आपके 1 2 3 4 के क्रम में हो, या रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले साल के प्रॉफिट को फर्स्ट ईयर के वेट से, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को सेकंड ईयर के वेट से, थर्ड ईयर के ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट को थर्ड ईयर से, और फोर्थ ईयर के ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना वेट से और उनके बाद उनका सम कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट, एक इलस्ट्रेट कर देता हूं मैं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और क्वेश्चन में आपको वेट्स दे रखे हैं। सपोज करो ईयर 1 का ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट आया से 20,000, ईयर 2 में आया मेरा 25,000, ईयर 3 में आया से 10,000, और ईयर 4 में आया मेरा सपोज 5,000। अब यहां पे आपके पास 1 2 3 4 प्रॉफिट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये P हो गया हमारा, ये W हो गया, P इंटू W निकालना है। तब आपके पास आ गया 20,000, 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 2 50,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 5,000 इंटू 4 20,000। ये देखो मल्टीप्लाई करके आ गया ना सारे। अब आप क्या करोगे, इनका सम कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1,20,000 का तो आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट्स, और सम ऑफ वेट्स क्या है 10, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ वेट्स क्या आया, 12,000 इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, आपके सामने सारा है क्लियर। ये हुआ हमारा स्टेप 2। जैसे ही आपके पास स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा, वी विल प्रोसीड फॉर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को और ध्यान से समझेगा स्टूडेंट, क्योंकि अब आपके पास लास्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको फाइंड करना है अपने स्टेप 3 में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दैट विल बी, जो आपने अपने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाले। सपोज मेरे पास ये अमाउंट आया, इसमें से अब आपको करनी सिर्फ 2 एडजस्टमेंट हैं। एक, जो भी आपके होने वाले खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सॉरी, उनको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या सैलरी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर बता दिया मैंने। आपको प्लस करनी है अपने होने वाली सारी इनकम, ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई रेंट रिसीव होने वाला है, ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये खर्चा माइनस, ये खर्चा, ये इनकम प्लस। अब जो अमाउंट आपके पास आएगा दैट विल बी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। ये 3 स्टेप आपको स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखने हैं। इन 3 स्टेप के थ्रू ही हम कह सकते हैं कि हम अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को आसानी से निकाल लेंगे, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो आपके पास गुडविल आसानी से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है स्टूडेंट्स। अब मैं इसी क्वेश्चन पे आपके पास रखूंगा, राइट, इसी फॉर्मूले पे, इसी बेसिस पे हम आपके साथ एक क्वेश्चन लेंगे अब। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन इन फ्रेमिंग a respective question in front of you to find out goodwill using actual average profit into numbers of years of purchase। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, बनाते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन।
हाँ जी, अब देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन प्रोड्यूस किया है स्टूडेंट, और क्वेश्चन आपका जो है वो है इस मेथड पे। फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा है, ईयर परचेस मेथड है। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन 1st April 2025 they decided to change their ratio to 4:3. The goodwill is to be valued on the basis of 3 years purchase. इंपॉर्टेंट टास्क देखो इसमें, हाईलाइट करते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज। 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, 3 साल के नंबर ऑफ ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगा। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? 4 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है, 2 लाख 3 लाख 50,000 का लॉस है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में दे रखा है। वैसे तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास जनरली प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ये लिख के दे रखा होता है क्वेश्चन में। इन केस अगर ये नहीं दे रखा हो और अगर आपको कोई भी फिगर ऐसे ब्रैकेट में मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो आपके लिए क्या है, लॉस। तो यहां पे हमारे पास डेट गिवन है 2021, 22, 23 एंड 24। ठीक है, क्लियर? वेट, लेट मी चेंज द ईयर, क्योंकि हमें 1 साल का गैप मिल रहा है, तो थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं से 2022, 23, 24 एंड 25। आई वाज डूइंग राइट एट द टाइम। ओके, यहां पे हमने क्या कर दिया, इनके ईयर्स को हमने थोड़ा और सिंक्रोनाइज कर दिया है, क्योंकि 1st April 2025 था तो उससे पहले तो 31 मार्च 2025 आएगा ना, तो वी हैव मेड इट करेक्ट। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे कहती है देयर वाज अ लॉस बाय फायर इन फैक्ट्री। एक आपके पास फायर का लॉस हुआ और गुड्स डिस्ट्रॉयड वर ₹50,000 इन द ईयर 2022 एंड 23। राइट, इसको भी हम थोड़ा सा सही कर देते हैं क्योंकि ईयर बढ़ गया है, तो 23, 24। तो यहां पे आपके पास जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फैक्ट्री में 50,000 के थे इन द ईयर 2023, 24। मेरे कहने का मतलब ये सुन, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे ये फ्रेम करना था कि आपके लिए अगर 2023, 24 दे रखा हो तो आप कौन से ईयर एंड को पिक करोगे इन चारों में से। दैट इज द मेन कंसर्न फॉर दिस क्वेश्चन। और हम पिक करेंगे अपना 2023, 24 के लिए 31st of March 2024। लाइकवाइज इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। आपके पास स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 60,000 इन द ईयर 2022, 23। तो 2022, 23 मतलब ईयर एंड 31st of March 2023। अब यहां पे अगर 2023 है तो जाहिर सी बात है 3 लाख के प्रॉफिट के अंदर आपका जो स्टॉक था वो ओवर वैल्यू किया गया था। ठीक है, नाउ सी पॉइंट, रिपेयर्स टू मशीनरी rupees 10,000 were recorded as purchase of machinery on March 31st, 2022। रिपेयर का खर्चा था, मशीनरी में डाल दिया, जाहिर सी बात है आपको एक खर्चा वापस प्रॉफिट में दिखाना होगा, और खर्चा दिखाने के लिए क्या करते हो, माइनस। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, सुनिए, अगर मान लो कोई डेप्रिसिएशन की बात करता कि आपको डेप्रिसिएशन मशीनरी पे इतना चार्ज करना है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका रिपेयर्स खर्चा है और एसेट नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हमने गलती से मशीनरी माना, रिपेयर्स को एसेट मान के डेप्रिसिएशन भी लगाया, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस किया होगा, तो वो हम वापस ऐड बैक कर देंगे अगर आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनता है तो। राइट, सिंस यहां पे रिपेयर का खर्चा ही है, डेप्रिसिएशन वाली कोई बात नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉइंट डी, पार्टनर्स एग्रीड टू अलाउ एनुअल रेम्यूनरेशन ऑफ ₹50,000 ईच फ्रॉम 1st April 2025। तो पार्टनर्स एग्री किया है कि हम आगे से अपना रेम्यूनरेशन देंगे, तो मतलब एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी हमने ऑप्शन डाल दिया। तो ये क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, हमें 1, 2, 3, 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। गुडविल निकालना है आपको 3 years परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो निकालते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। इसमें सबसे पहले में करना क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था, वी नीड टू प्रिपेयर अ टेबल बनानी है हमें 4 साल के प्रॉफिट के लिए। तो लेट्स प्रिपेयर अ टेबल, बहुत केयरफुली बनाइएगा, और टेबल बनने के बाद ही हमारा सारा काम प्रॉपरली हो पाएगा। तो यहां हम कहते हैं पहले साल था 31/3/2022, 31/3/2023, 31/3/2024, और यहां थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 31/3/2025। प्रॉफिट्स आपके पास आ जाएंगे, लेट्स हैव द प्रॉफिट्स 2 लाख, 3 लाख, लॉस 50 ब्रैकेट, और 4 लाख। देखो ये सारी चीज मैंने ले ली। अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं 2023-24 यानी 31 मार्च 2024 की ट्रीटमेंट।
तो यहां पे हम प्लस करेंगे लॉस बाय फायर, यानी इस साल 50,000 का लॉस हमने प्लस कर दिया। फिर स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 60,000 2022 23, यानी इसमें तो पहले तो आप माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना 60,000 माइनस होगा, और अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक आपका बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो अगले साल हो जाएगा ये माइनस का प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 60,000 से प्लस फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ अब चलते हैं सी पॉइंट पे। पॉइंट नंबर सी हमसे कहता है, ए पॉइंट हो गया आपके पास ये, बी पॉइंट हो गया ये, सी पॉइंट आपके पास आ रहा है, यानी यहां पे हमने क्या करा है, रिपेयर्स का खर्चा आपको दिखाना था। Repairs to machinery was recorded in 2022. That will be 10,000. ये खर्चा आपको माइनस करके दिखाना होगा, क्योंकि रिपेयर का खर्चा था, माइनस होगा। मेक श्योर अब जब आपने सारी चीजें ले ली, क्या करेंगे, हम इनको एडलेस करेंगे। तो पहला आया 1,90,000, सेकंड आया आपके पास 2,40,000, थर्ड आया प्लस 60,000, और दिस रिमेन्स 4 लाख। तो आपके पास ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए स्टूडेंट, जो मैंने कहा था आपसे कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट्स के लिए हमने सारा काम किया था। हमने 1,90,000, 2 लाख माइनस 10 190, 3 लाख माइनस 60 2,40,000, माइनस 50 प्लस 50 प्लस 60 बिकम 60,000, 4 लाख एज इट इज। तो पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो 2,40,000 प्लस 60 कितना हो गया, 3 लाख प्लस 4 7 लाख प्लस 190 8,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। वेटेड का सिस्टम है नहीं, सिंपल एवरेज है, लगा दिया। तो हमारा क्या अमाउंट आ गया, लेट्स फाइंड आउट। इधर ही ले लेते हैं, 4 to the 8 4 to the 8 और अगेन 4 to the 8 4 5 20 2,22,500। लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन, 4 to the 8 4 to the 8 10 बचा, 4 to the 8 10 4 5 20। एवरेज प्रॉफिट के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, वी नीड टू जस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी इसमें से जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा किसका, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स यानी ए एंड बी। ठीक है, कितना था, 50,000 ईच था, तो हमने बना दिया 1 लाख, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों पार्टनर ले रहे हैं ना रेम्यूनरेशन साल का, तो हमने 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख आया, और ये हो गया हमारा ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट। तो 2,22,500 माइनस 1 लाख गिव्स 1,22,500। वी गॉट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। और जैसे ही आपके पास ये आया स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी विल डू, गुडविल हमारा सामने है, यहां मैं आपके सामने सबसे टॉप में गुडविल निकालता हूं। हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 1,22,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यानी 3 will give you the entire figure of 3,675,000। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा गुडविल, एंड दिस इज द क्वेश्चन बाय विच वी कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देखा है, गुडविल यूजिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है, ये मैंने आपके सामने रखे हैं। हमने इसके साथ सारी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस की थी, और सारा मेथड के साथ एक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया, और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने ही ड्राफ्ट करके दिखाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। विद द रेस्ट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अनदर सेशन फॉर गुडविल वैल्यूएशन ईयर परचेज मेथड यूजिंग सुपर प्रॉफिट्स। आगे बने रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को और अपने साथ जितने भी कलीग मेंबर्स हैं सबका बेनिफिट कीजिएगा स्टूडेंट। बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूं। Stay there. Till then, have a most wonderful time with your family and friends. Take care, students. Bye.